Hello, everybody. Come to discuss surface tension and its application. पृष्ठ तनाव और उसका एप्लीकेशंस क्या क्या देखें हम लोग. सरफेस टेंशन, ये कहने से ऐसा लगता है कि देयर आर टू वर्ड्स हियर, दो वर्ड्स है इसमें. वन सरफेस एंड नेक्स्ट टेंशन. ठीक है. अब इसमें एक और मैं जोड़ देता हूँ, लिक्विड. दरअसल क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये किसी बर्तन में पानी है और इसकी ये क्या है, फ्री सरफेस है. फ्री सरफेस का मतलब होता है कि वह सरफेस लिक्विड का जो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, फ्री सरफेस. तो इसमें खास बात ये होती है फ्री सरफेस का कि जो भी सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, वो अंदर के मॉलिक्यूल्स द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन. ठीक है. और चूँकि अट्रैक्शन रहेगा अंदर में, तो अगर कोई भी डिस्टर्बेंस यदि हम करेंगे फ्री सरफेस में तो क्या होगा, और डिस्टर्बेंस का विरोध करेगा. एंड दैट्स वाई the free surface of a liquid is in a state of tension. This tension is called surface tension. इसके अगर हम मैथमेटिकली देखें इसको, तो ये होता है कि अगर T सिंबल दें तो T इज इक्वल टू होगा F/L. यानी द्रव का जो मुक्त सतह होगा, फ्री सरफेस जो लिक्विड का होगा, उस फ्री सरफेस कि इकाई लंबाई पे जो बल लगेगा उसे क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे. तो यहाँ पर क्या है, टी सरफेस टेंशन, एफ क्या है, फोर्स है, एल क्या है, लेंथ है, लंबाई है. ठीक है. और यही कारण है कि द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया. कोई भी जो द्रव है उसका फ्री सरफेस, वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, और जिसकी वजह से वो टेंशन में रहता है. दिस टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. यदि हम नेक्स्ट रूप में देखें इसे, तो इसके अलग भी कॉन्सेप्ट है कि T इज इक्वल टू W/A. जहाँ पर T आप जानते हैं ये सरफेस टेंशन है, और W स्टैंड फॉर द वर्क, क्या है, ये कार्य है. A स्टैंड फॉर द एरिया. मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप फ्री सरफेस लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं इकाई से, चूँकि क्या होगा, अगर A को हम मान लें, एरिया है ये, तो 1 स्क्वायर मीटर मान लें A को, क्या हो जाएगा, T विल कम आउट टू बी W. यानी कहने का अर्थ हुआ कि मैकेनिकल वर्क डन जो हुआ इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन. लेकिन ये जो वर्क डन क्या होगा, वह लिक्विड के सरफेस एरिया को 1 वर्ग मीटर से बढ़ाने में होगा. याद रखिएगा, सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन नीडेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय यूनिटी. और पहला तो मैंने बताया कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ. यानी कहने का अर्थ हुआ कि लिक्विड सतह के इकाई लंबाई पे जो लगने वाला बल होगा, उस बल को हम कहेंगे सरफेस टेंशन. स्वाभाविक आप देखिएगा कि अगर लिक्विड का सरफेस है, उस पर एक रेखा खींचेंगे आप, तो ये ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन वो आपके इस प्रयास का विरोध करेगा. ठीक है. यह विरोध लिक्विड के जिस गुण के कारण आता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं. ओके. यदि हम यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी का यूनिट इकाई टी का क्या हो जाएगा, देखिए, फोर्स बाई लेंथ, मतलब न्यूटन बाई लेंथ, एक यूनिट ये हो गया. और यदि हम दूसरे फार्मूला को देखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, W का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, A का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा. याद रखिएगा, दोनों ही सरफेस टेंशन का यूनिट है. ये पूछता है एग्जाम में.
आपको पूछ देगा कि किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन का क्या यूनिट है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक आपको चुनने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा कि द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज न्यूटन पर मीटर और जूल पर स्क्वायर मीटर। रिमेंबर। चलिए अब आगे देखिए कि ये जो हमारा सरफेस टेंशन के बारे में जो चर्चा हुई हमारा, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या व्यवहार में कहीं ऐसा दिखता है एप्लीकेशंस? चलिए एप्लीकेशंस आप देखिएगा कि रेन ड्रॉप्स कैसा होता है, वर्षा की बूंदी स्फेरिकल इन शेप, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। क्यों? तो याद रखिएगा कि स्फेरिकल शेप इज द ओनली शेप फॉर विच सरफेस एरिया इज द मिनिमम। ठीक है, तो चूंकि कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है और चूंकि स्फेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया मिनिमम होता है, एंड दैट्स वाई रेन ड्रॉप्स आर ऑफ स्फेरिकल शेप। याद रखिएगा। फिर आप देखिएगा कि जो बुलबुला बनता है, जो पानी का जो टेप होता है, नल होता है, उससे बुलबुला बनता है, वो भी आपका स्फेरिकल शेप ही होता है। तो याद रखिएगा, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, चलिए आप देखते होंगे जो मच्छर का जो लार्वा होता है, मस्किटो जो लार्वा होता है, वो जल सतह पर तैरता रहता है। आप देखिएगा नाला वगैरह में पानी रहेगा, जो भी वाटर बॉडी जो होगा, तो वो क्या होगा, देखिएगा कि जो लार्वा जो मच्छर का उस पर तैरता रहता है। अब क्यों तैरता है? और उसमें किरासन तेल आप मिला दीजिएगा तो क्या होगा, वो लार्वा डूब जाता है और मर जाता है वो। अब क्या हुआ, किरोसिन तेल मिला दिए तो क्या हो गया, किरासन तेल डालने पर लार्वा मर जाता है। क्यों ऐसा होता है? याद रखिए, वो सवाल पूछ सकता है कि किरासन तेल को डालने से जो मच्छर का लार्वा होता है क्यों मर जाता है। याद रखिएगा कि किरासन तेल डालने से जो पानी का सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि सरफेस टेंशन इक्वल टू जो हो गया हमारा W/A मैंने बताया था। ठीक है, एरिया वर्क बाय एरिया मैंने बताया था। अब क्या होगा कि ST का मान घट जाता है, सरफेस टेंशन का मान घट जाता है। ये तभी संभव है जब क्या होगा, एरिया का मान बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, यूज ऑफ केरोसिन ऑयल डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वो घटा देता है, जिससे वो लार्वा मर जाता है। चलिए नेक्स्ट भी एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये थर्ड हो जाएगा ना, पहला तो रेन ड्रॉप्स का था, सेकेंड मॉस्किटो लार्वा का हुआ। अब तीसरा भी एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, वो ये कि जैसे हमारा जो केरोसिन पहले तो अब नहीं है वो लैंप, लेकिन किरासन का जो लैंप होता था किरासन तेल का, उसमें बत्ती से पानी ऊपर चढ़ता था। ये अभी भी आप देखिएगा कि पौधे का रूट्स है, ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, लीव्स है, सबों में क्या है, नेचर से, ज़मीन से क्या वाटर डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर रीचेज जब से। क्यों होता है? इसको बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन।
क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, राइट। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो एक निडिल है, अगर मान लिया जाए जल की सतह पर सुई को डाल दीजिएगा जेंटली, तो वो क्या है, जल की सतह पर सुई तैरता है। ए निडिल जेंटली प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट्स, तैरता है। हालांकि डेंसिटी ऑफ निडिल इज मोर, उसका घनत्व का मान जो होता है, निडिल घनत्व का मान ज़्यादा होता है, फिर भी वो तैरता रहता है। इट्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। उसी तरीके से यदि आप सॉप्स है, डिटर्जेंट है, कपड़ा साफ करने में हम लोग क्या करते हैं, एज ए क्लीनिंग एजेंट्स डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप साबुन मिलाएंगे पानी में और कपड़ा भी रहेगा तो बुलबुला बनेगा, बबल्स बनेगा, और बबल्स बड़ा बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो फिर मैं रिपीट करूंगा आपको कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू W/A, ठीक है। तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि पानी में यदि हम मिला देते हैं साबुन को, डिटर्जेंट का, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज when we add soaps और डिटर्जेंट, घट जाता है। और सरफेस का मान घटने का मतलब एरिया का मान बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि गंदगी के इनर पार्ट तक भी पहुंच करके, कपड़े में जहाँ भी गंदगी अंदर में पहुंच करके उसको वो साफ करने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा, the principal working principles of soaps and detergents in cleaning the clothes, गंदे कपड़े को साफ करने में जो साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो होता है वो इसी सिद्धांत पर होता है कि साबुन और डिटर्जेंट पानी के सरफेस टेंशन के मान को कम कर देता है, एरिया का मान बढ़ जाता है और अधिक एरिया में वो कवर करता है, और इससे कपड़ा साफ करना आसान होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं सरफेस टेंशन के, जैसे ये हमारा खाना खाते हैं हम लोग, तो नेचुरली क्या है, हॉट सूप जो होता है, जो गर्म सूप आप पीते हैं, तो गर्म सूप पीते हैं तो क्या लगता है आपको, गर्म सूप पीने से आपको स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। टेस्टी क्यों लगता है, तो फिर देख लीजिए वही बात है यहाँ पर कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क बाई कार्ज बाई एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। इसको हिंदी में कहते हैं, लिख देता हूँ मैं, पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू कार्ज बाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन का मान घट जाता है, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन decreases with the rise of temperature, याद रखिएगा। ताप बढ़ने पर सरफेस का मान घटता है, और जब घट जाएगा फिर एरिया का मान बढ़ जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वो आपके मुंह और जीभ के, टंग के लार्जर पार्ट को कवर करता है, वो टेस्टी होता है। तो ये सवाल यदि आता है आपको कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, तो उसके जवाब यही दीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन घट जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एसटी का मान घटेगा तो एरिया का मान बढ़ेगा, मीन्स मुंह के और टंग के अधिकांश पार्ट को वह कवर करता है, जिससे कि वो क्या है, खाना टेस्टी लगता है। सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ ये कैपिलरी एक्शन है, जिसके बारे में थोड़ी चर्चा ऊपर मैंने की थी।
कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी एक्शन। केसिका क्रिया का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमारे पास ट्यूब है, ये इस ट्यूब को हम लिक्विड है बर्तन में ये, ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो अगर पानी रहेगा तो बाहर का शेप ऐसा होगा और इस ट्यूब में पानी चढ़ जाएगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये ऊपर में पॉइंट लीजिएगा तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। ये जो शेप बना, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मेनिस्कस, MENISCUS। और यदि हम यहाँ पे क्या करें, ट्यूब तो है लेकिन यहाँ तो रखा है हमने वाटर H2O, यहाँ आपने लीजिए मरकरी को ले लीजिए। तो मरकरी में क्या होगा डियर कि अगर सपोज करो कि मरकरी यहाँ तक है तो मरकरी में क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ट्यूब के अंदर जो होगा मरकरी नीचे हो जाएगा, यानी मरकरी का डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर फॉल हो गया, यहाँ पर राइज हो गया, यानी वाटर राइजेज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ता है और मरकरी क्या होता है, फॉल्स, डिप्रेसेस, फॉल्स। दिस राइज एंड फॉल, rise and fall of liquid inside the capillary tube is called capillarity। और कैपिलरिटी का कारण भी सरफेस टेंशन ही होता है। जो क्या होगा कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ कोहेशन कहेंगे, और डिसिमिलर मतलब मान लेते हैं कि ग्लास के बीच में लगेगा, वाटर के बीच में लगेगा, उसको कहेंगे हम लोग फोर्स ऑफ कोहेशन। और यदि क्या होगा कि देखिएगा कि अगर ग्लास के संपर्क में पानी आता है तो ग्लास भींग जाता है, लेकिन मरकरी नहीं भींगता है। तो फोर्स ऑफ एजेशन का मतलब हुआ कि फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, राइट। तो ये जो कैपिलरी एक्शन होता है, इट इज़ ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एजेशन, और इसका ओरिजिन है वो सरफेस टेंशन है। फिर पहले जब हमारा इंक पेन का इस्तेमाल होता था, इंक पेन का इस्तेमाल जो होता था तो क्या होता था वैसे स्थिति में कि ब्लॉटिंग पेपर मिलता था, बहुत पहले की बात है, आई एम टॉकिंग ऑफ 25-30 ईयर्स बैक। तो ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल होता था। ब्लॉटिंग पेपर जो होगा इंक को सोख लेता था, ब्लॉटिंग पेपर सक्स इंक। उसके रीजन भी वही था, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन। तो आपने देखा देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ में जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के, एप्लीकेशंस है, वो आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि डिफरेंट तरीके के फोर्स हो जाए, से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाए, फिर आपका टॉर्क हो जाए, ठीक है, या और फिर सरफेस टेंशन हो जाए। देयर आर 4 फोर्सेस से हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि एक फोर्स आपका हो गया सेंट्रीपिटल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, और तीसरा हमारा टॉर्क, जिसकी चर्चा हमने नहीं की अभी, और नेक्स्ट हो गया सरफेस टेंशन। ये चारों फोर्स ही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये रियल फोर्स है, और ये सर्कुलर मोशन में जब कोई भी पार्टिकल रहता है उस समय काम करता है ये, और ये सेंटर की तरह काम करता है, सेंटर की ओर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स acts along the center, along the radius of this circular track and towards the center। So कह सकते हैं कि centripetal force जो है it has the love for the center, it's a real force, right। और ये आपका जैसे
आपके रोटेटिंग स्टोन होता है, मानी एक पत्थर के टुकड़े को आप धागे से बांध कर अगर आप घूर्णन कराएंगे तो क्या होगा कि एक फोर्स लगता है सर्कुलर ट्रैक के अंदर की रेडियस के अधीन और केंद्र की ओर, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कहीं आप कार टर्न भी लेते हैं, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात आती है, और इसका वैल्यू होता है F इज इक्वल टू mv²/r, जिसका डिटेल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, m मास ऑफ द स्टोन हो गया, द बॉडी हो गया, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, एंड r रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉन्टैक्ट हो गया, राइट। अब क्या है, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रीफ्यूगल की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली क्या है, ये भी सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल रहता है तभी लगता है, लेकिन ये सूडो फोर्स है, ये काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है, ये सूडो फोर्स है ये। और ये तभी काम करता है जब रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल रहता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, राइट। अब क्या है कि चूंकि ये अगर सर्कुलर ट्रैक हमारे पास है, मान लिया जाए यहाँ पे, तो अगर ये सपोज करो सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है और ये आपका पाथ है ये, तो यहाँ पे क्या है, एक रेखा, ये टेंजेंट की उधर एक बल लगेगा, और ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ये इधर तरफ एक बल लगेगा, और ये पार्टिकल का वेग इधर होगा, राइट। ये v है, और मान लेते हैं कि पार्टिकल की मात्रा m है, तो यही हमारा, और इसकी त्रिज्या जो है r है, तो mv²/r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो केंद्र तरफ लगेगा। और इसके बाहर एक बल की कल्पना होती है जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब रोटेटिंग रेफरेंस ऑफ फ्रेम, जिसमें न्यूटन के गति का नियम लागू नहीं होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। जैसे अगर आप धागा बांध कर स्टोन को अगर रोटेट कराते हैं, तो जब धागा टूट जाता है उस सिस्टम में क्या होगा, स्टोन बाहर तरफ जाता है, तो स्टोन किधर जाएगा, जिधर बल लगेगा। तो उसी जिस बल के चलते स्टोन बाहर तरफ जाता है धागे के टूटने पर, डेट वी कॉल इट एज द सूडो फोर्स और द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इट्स द अनरियल फोर्स, अनरियल है, ये रियल नहीं है। और टॉर्क जो क्या है, ये रोटेशनल मोशन में ये काम करता है, और ये रियल फोर्स होता है टॉर्क। और इसका टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा टी वेक्टर है, ये इसको हम लिखते हैं r×f, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। टी टॉर्क हुआ, और ये हमारा r डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, एंड एफ अपॉन दी फोर्स हुआ। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। वैसे तो जितने भी हुए आपके जो है, चूँकि फोर्स है तो सभी वेक्टर्स ही होंगे। अब सरफेस टेंशन की बात आती है यहाँ पे, तो ये रियल फोर्स है ये, ठीक है। और इसका वैल्यू तो मैंने बताया, टी इज इक्वल टू होता है F/L फोर्स बाई लेंथ, और टी इज इक्वल टू W/A, ठीक है। तो ये आपने देखा, एक कंपैरेटिव स्टडी भी देखा और एग्जांपल्स भी देखा डिफरेंट, जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, टॉर्क है, सरफेस टेंशन है। टॉर्क के बारे में तो ये आई विल गिव यू अनदर लेक्चर, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉर्क की चर्चा करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस की चर्चा करेंगे। और डेट्स ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।